क्लास सेवेंथ मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 10 पांडवों की रक्षा से पेज नंबर 21, पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 के आधे भाग तक आपको बेटा पढ़ाया था और समझाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पांडव लाख के घर से सुरक्षित बाहर निकल आए और एक चक्रा नगरी में पहुँचे, जहाँ बेटा वह भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करने लगे। अब बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग आज पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते, कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती थी। इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। बेटा पांचों पांडव भिक्षा मांगकर लाते और जब वह भिक्षा मांगकर लाते तो कुंती क्या करती, उनके 2 हिस्से करते। एक हिस्सा पूरा भीमसेन को दे देती और जो बाकी हिस्सा बचता बेटा उसके वह फिर से 5 हिस्से करती थी, जिसमें से चारों पांडव और स्वयं खाती थी। लेकिन बेटा इतना भीमसेन के लिए पर्याप्त नहीं था। भीमसेन दिन पर दिन क्या होने लगा, दुबला होने लगा, जिसे देखकर कुंती और युधिष्ठिर बहुत चिंतित हुए। तभी बेटा भीम ने क्या किया, एक कुम्हार से दोस्ती कर ली और उसकी मिट्टी खोदने में मदद करने लगा। कुम्हार बहुत खुश हुआ और उसने भीमसेन को क्या दिया, एक बड़ी सी हांडी बनाकर दी। अब भीम बेटा उसी हांडी को लेकर भिक्षा मांगने निकलता। तो एक तो भीम का शरीर बेटा बहुत विशाल था और फिर उसकी इतनी बड़ी हांडी देखकर बच्चे तो भीम पर बहुत हंसते थे। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ बेटा कि भीम जो है भिक्षा मांगने नहीं गया, वह घर पर अपनी माँ के साथ रह गया। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बेटा रोने की आवाजें आ रही थी। जब अंदर जाकर देखा तो क्या देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे, आंखों में आंसू थे और बेटा सिसकियां लेकर वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब आइए बेटा पेज नंबर 25 पर। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हठ करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा लें, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रो पड़ा। जब बेटा कुंती और भीम अंदर उन्होंने जब देखा तो देखा कि ब्राह्मण और उनकी पत्नी आपस में सिसकियां लेकर बातें कर रहे थे, मतलब रो रहे थे। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से बेटा अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, फिर भी तुम यह गांव छोड़कर
नहीं गई, बस यही कहती रही कि मेरे बाप दादा का गांव है। अब बताओ मैं क्या करूं? अपनी बेटी की बलि कैसे दूं? पुत्र को काल कवलित कैसे करूं? मैं शरीर त्यागता हूं तो मेरे बच्चे अनाथ रहेंगे। अच्छा तो यही होगा कि हम सभी एक साथ मौत को गले लगा लें। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। ब्राह्मण की पत्नी ने बेटा कहा कि मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं और मैं राक्षस का भोजन बनूंगी। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से ना रहा गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। पत्नी की जब बेटा दुख भरी बातें ब्राह्मण ने सुनी तो उसने कहा कि मुझसे बड़ा बुरी आत्मा वाला पापी कौन होगा। मुझसे बड़ी बुरी आत्मा वाला और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस को बलि चढ़ा दे और स्वयं जीवित रहे। माता पिता की इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से ना रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देख ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। माता पिता की बेटा जब बातें लड़की ने सुनी, ब्राह्मण की बेटी ने सुनी, तो उसने करुण स्वर में कहा कि पिताजी, अच्छा तो यह होगा कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। तभी बेटा ब्राह्मण का छोटा सा बेटा भी आ गया और उसने एक लकड़ी उठाई सूखी हुई और कहा कि इस लकड़ी से मैं जोर से राक्षस को मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? कुंती बेटा खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी और बातें भी सुन रही थी। जब कुंती को बात कहने का मौका मिला तो उसने ब्राह्मण से कहा कि कृपा करके आप मुझे बताइए कि इस समय ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा है। ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा जो वेत्रकीय नाम के महल में रहता है इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की कि कोई न कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कुंती से कि इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक राक्षस रहता है और 13 वर्षों से वह इस नगरी के लोगों पर जुल्म कर रहा है। और इस नगरी का इस देश का जो राजा है वेत्रकीय नाम के महल में रहता है। वह इतना निकम्मा है कि वह राक्षस के अत्याचार से प्रजा को बचा नहीं रहा है। तो सबने मिलकर अनुनय विनय की तो यह नियम हुआ कि बकासुर के पास
हर सप्ताह एक आदमी और खाने पीने की अन्य चीजें उसके पास पहुंचा दिया जाए। और इस सप्ताह अब हमारी बारी है, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि सबको लेकर उसके पास चला जाऊं। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। वैसे इस कष्ट को दूर करना तो आपके भी वश में नहीं है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौट कर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। जब बेटा कुंती ने ब्राह्मण की बातें सुनी तो कुंती ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने पहले भीम से सलाह की और फिर उसने लौट कर कहा कि आप चिंता न करें, मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से आज कोई एक राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। अब आइए बेटा पेज नंबर 26 पर। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात कहती हैं? आप मेरी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूं? आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूं? यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने जब बेटा कुंती की बातें सुनी तो वह चौंक पड़ा और उसने कहा कि आप मेरी अतिथि हैं और मेरे घर में आश्रय लिए हुए, आपके बेटे को मैं मौत के मुंह में कैसे भेज दूं? कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उसके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? कुंती को बेटा ये डर था कि जब दुर्योधन को ये बात पता चलेगी कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हैं तो उसने ब्राह्मण से बेटा ये बात गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर आज वह जाएगा तो युधिष्ठिर बेटा खींच उठे और उन्होंने माँ से कहा कि ये कैसा दुस्साहस करने चली हूँ। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस समय ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। युधिष्ठिर की इन बातों का उत्तर देते हुए कुंती ने कहा कि हमने ब्राह्मण के घर में कई दिन आराम से बिताए हैं और जब इन पर विपदा पड़ी है तो इस नाते से हमें इनका बदला भी चुकाना चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे ना तो डर है ना चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। कुंती ने कहा कि भीम की शक्ति और बल से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया, तो उस भीम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और उस भीम के बारे में मुझे कोई डर भी नहीं है। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में रख कर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे चला गया। जैसा बेटा नियम था उसी के अनुसार नगर के लोगों ने क्या किया कि खाने पीने की चीजें गाड़ी में रख दी और भीम उछल कर गाड़ी में बैठ गया। शहर के
लोग जो थे बेटा बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक तो उनके पीछे भीम के पीछे पीछे चले, लेकिन एक स्थान ऐसा आया जहाँ वह रुक गया और भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। राक्षस जो था बेटा वह भूख से तड़फ रहा था। जब बहुत देर हो गई तो वह गुफा से बाहर आ गया। तो राक्षस क्या देखता है कि एक मोटा सा मनुष्य है जो बड़े आराम से बैठा हुआ है और भोजन कर रहा है। अब आइए बेटा पेज नंबर 27 पर। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह ना करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम ना बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। जब बेटा बकासुर ने देखा कि भीमसेन बड़े आराम से बैठा हुआ है और भोजन कर रहा है, तो बकासुर की आंखें गुस्से में क्रोध में एकदम लाल हो गईं। और इतने में भीमसेन ने जब उसे देखा राक्षस को, तो भीम ने हंसते हुए उसका नाम पुकारा। भीम की जिठाई को देखकर बेटा राक्षस को गुस्सा आ गया और वह बड़ी तेजी से भीम पर झपटा। भीम ने क्या किया बेटा, बकासुर को जब देखा, अपनी ओर आते हुए देखा, तो उसने क्या किया, पीठ फेर ली। भीम ने जब देखा कि बकासुर उसकी तरफ आ रहा है तो उसने पीठ फेर लिया, कोई परवाह नहीं किया और खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम बनते ना देखकर बकासुर ने क्या किया बेटा, एक पेड़ उखाड़ा जड़ से और उसे दे मारा, परंतु भीम ने क्या किया बेटा, बाएं हाथ से उसे रोक लिया और फिर भीम और बकासुर दोनों में मुठभेड़ होने लगी। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता था। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों से मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। थोड़ी देर बाद बेटा भीम सुस्ता कर बोले, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने फिर बेटा बकासुर को ठोकरें मारी और इस तरह बार बार पछाड़ खाकर गिरने पर राक्षस उठकर फिर भिड़ जाता। आखिर में बेटा भीम ने क्या किया, उसे मुंह के बल गिरा दिया और पीठ पर घुटनों की मार से बकासुर की रीढ़ की जो हड्डी होती बेटा उसको तोड़ दी। राक्षस पीड़ा के मारे बेटा चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीमसेन ने क्या किया बेटा, बकासुर की जो लाश थी उसको घसीट कर लाया और नगर के फाटक पर पटक दिया और अपनी माँ को कुंती को सारा हाल बताया। तो ये था बेटा पाठ 10 पांडवों की
रक्षा। आपको क्या करना है बेटा, ये पाठ 10 पांडवों की रक्षा पूरा पढ़ना है और समझना है कि पाठ 10 में क्या है। और आज आपको बेटा रिटन वर्क मतलब प्रश्न उत्तर भी करना है। तो इस तरह से क्लास 7th आज आपको बेटा एक कहानी भी पढ़नी है और कॉपी वर्क भी करना है।